हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद फार्मेसी ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एचएपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल। हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए। सेल के बिना मुश्किल ही है कि कोई पेपर बनता हो। एचएपी की पेपर में आपको सेल जरूर मिलेगा। तो आइए आज हम इसको आसान हिंदी भाषा में समझते हैं, सेल क्या होता है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सेल सेल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। सेलुला सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए स्मॉल बॉक्स। तो सेलुला से हमारा वर्ड जो ड्राइव किया गया सेल। सेल का हिंदी मतलब होता है कोशिका। कोशिका क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी का, किसी भी जीव का, जंतु का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मतलब क्या है? ये हमारे शरीर की या किसी भी जीव की मूलभूत क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई होती है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले सेल की खोज किसने की? जी हाँ, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर कार्क में सबसे पहले सेल को देखा। इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको इन्होंने सेल का नाम दिया। सन 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए, एमजे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में सेल थ्योरी कहते हैं, उसको प्रपोज किया। सेल सिद्धांत का यह कहना है कि जितने भी जीव हैं सभी सेल से बने हुए हैं, जितने भी जीव हैं सभी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, और जितनी भी कोशिकाएं हैं वह प्री एग्जिस्टिंग पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी हुई है। तो इनका जो सेल थ्योरी है उसका ये मतलब है। अब हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो ह्यूमन बॉडी में जो मेल का स्पर्म होता है वह सबसे छोटी सेल होती है, और जो वोमेन में उनका ओवम होता है, जो अंडा होता है, वह सबसे बड़ा सेल होता है। अब हम बात करें सबसे लंबी सेल की, तो जी हाँ, जो हमारा न्यूरॉन होता है वह ह्यूमन में सबसे लंबी कोशिका होती है। आप इधर देख सकते हैं कोशिका का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। तो एक बार देख लीजिए आप, सेल में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, लाइसोसोम हो गया। सब पर्टिकुलर ऑर्गन, सभी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स पर्टिकुलर वर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमारा फास्फोलिपिड से बना हुआ होता है। फास्फोलिपिड की दो लेयर होती हैं। इस तरीके से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये दो लेयर में प्रेजेंट होती है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्टेड मतलब केवल सेलेक्टिव कुछ ही पार्टिकल को जो सेल के लिए जरूरी हैं उन्हीं को सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है। तो यह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की काम करता है। साथ ही साथ ये पूरे सेल को बाउंड्री बनाने का काम करता है, जिससे हमारे पूरे सेल के अंदर के ऑर्गन सेफ रहते हैं। यह एक शेप और साइज भी मेंटेन करता है सेल का। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। यह स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है सेल के, और सेल के साइज को भी मेंटेन रखता है। और कोई भी आयन का मूवमेंट है तो इसके थ्रू ही होता है।
अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। सेल के अंदर जो भी है सबको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म भी हमारा दो तरीके का हो जाता है, साइटोसॉल, साइटोसॉल जिसका मतलब ये लिक्विड पार्ट जो है, और जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेल ऑर्गेनल्स और जो बाकी का लिक्विड बचा जिसको कहते हैं साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म क्या करता है, इसका यह काम होता है जो साइटोसॉल होता है कि सेल जो है, सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में टकराएं ना, सभी उसी में फ्लोट करती रहें, सभी अपनी फंक्शन ठीक से करती रहें। तो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बढ़िया बनाए रखती हैं। हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया। न्यूक्लियस क्या होता है, ये ब्रेन होता है सेल का, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी स्टोर्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर होता है जिसमें डीएनए, आरएनए, जो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षण ट्रांसफर होने होते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है सब हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। जस्ट न्यूक्लियस से सटा हुआ हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है हम आपको बता देते हैं। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं लगे हुए होते हैं, इसलिए उसका जो सरफेस है स्मूथ रहता है, तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर, उसके सरफेस पे ये आपको दिख रहा होगा राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इसलिए हम इनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है और प्रोडक्शन करता है, फैट का स्टोरेज करता है और प्रोडक्शन करता है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कैसे करता है, जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपका है तो वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो अब हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं उनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S एंड 80S। जो 70S राइबोसोम होता है वो जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और जो 80S टाइप का होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन में, जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक सेल होता है, पौधों में यूकैरियोटिक सेल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंगल सेलुलर, मैक्सिमम यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल हो गया वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है। अब हम बात करते हैं गाल्गी एपरेटस की। गाल्गी एपरेटस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मेरे हाथ पैर को उतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पूरे बॉडी में जो बैलेंस बनाने का काम है वो गाल्गी एपरेटस कर रहा है। जैसे कि अभी पैर में भी एनर्जी प्रोडक्शन तो पूरे बॉडी में हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो गया या फिर जो भी साइकिल्स हैं वो चल के एनर्जी तो पूरे बॉडी में बना रही हैं, लेकिन हमारे मुंह को इस समय ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बिकॉज हम बोल रहे हैं। जैसे आप चल रहे होते हैं तो आपके पैरों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय गाल्गी एपरेटस क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाल्गी एपरेटस हमारे बॉडी में बैलेंस बनाया जाता है। जैसे आप थकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चले हैं तो केवल आपका पैर थका है, आपकी पूरी बॉडी थक जाती है। तो इसका कारण यह है कि जो गाल्गी एपरेटस है ये पूरे बॉडी में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। अब हम समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है, इसको सोसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के संपर्क में अगर कुछ आता है तो हाइड्रोलाइज हो जाता है, वो गल जाता है। तो जब सेल के अंदर की, जाहिर सी बात है इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं
तो कोई ना कोई खराब होती होंगी, तो उस समय पे वो अगर वहाँ पे रहेंगी तो वो सड़ेंगी, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट गंदा करेंगी। तो लाइसोसोम क्या करता है, उनको अपने ऊपर खींच लेता है, उनका फैगोसाइटोसिस कर लेता है। तो फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कभी कभी जब पूरा सेल काम नहीं करता है तो ये क्या करता है, फट जाता है। तो ये जो ब्रस्ट होता है तो पूरे सेल को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सुसाइडल बैग कहते हैं इसलिए इसको। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के, हमारे सेल के अंदर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारी जितनी भी एनर्जी जनरेशन है होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि बैंक बोलते हैं, एनर्जी का बैंक बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एनर्जी की प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, ये हमारे सेल के डिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये दो प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे दो पोल में आ जाते हैं, एक इस पोल में एक इस पोल में, और फिर धीरे धीरे अंदर की मटेरियल सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, दो भागों में हमारा सेल डिवाइड हो जाता है। तो सेंट्रोसोम हमारा सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। कभी कभी जो है कि जब कैंसर होता है या फिर ट्यूमर होता है, तो हमारा ट्यूमर और कैंसर क्या है, वो एक ऐसी अवस्था है जिस समय हमारी सेल इरेगुलर डेवलपमेंट करती है। जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो उस समय हमारा सेंट्रोसोम ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वो वहाँ पे सेल डिवीजन बढ़ जाता है, जिससे ट्यूमर या फिर कैंसर हो जाता है। कैंसर का मतलब हो गया जब वो सेल एक जगह से दूसरी जगह पर मेटास्टेसिस करे। हम इसको पढ़ाएंगे आगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम सभी बात आपको बताते रहेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन कैंसर। तो फिर ब्रेन में न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, ये भी एक बात है। तो ब्रेन में कैंसर कैसे होता है, नहीं समझ में आया ना, बताते हैं। ब्रेन में 90% न्यूरॉन प्रेजेंट होता है और 10% गीलियल सेल होते हैं, नियर अबाउट 10% गीलियल सेल होते हैं। न्यूरॉन में तो सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूरॉन में कोई डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। तो जो गीलियल सेल होते हैं 10%, उनमें सेंट्रोसोम होता है और उनका अनकंट्रोल डिवीजन होता है, तो हमारे ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है या फिर ब्रेन में कैंसर हो जाता है। तो सेंट्रोसोम समझ गया आप, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन को कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स, हमने सेल की सभी पार्ट के बारे में चर्चा किया। जो भी है सेल क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सेल, फिर सेल क्या है, सेल का डिफिनीशन लिखिएगा। सेल का डिफिनीशन लिख के उसके बाद में आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। पहली बार सेल की खोज किसने किया, जो सेल थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया, सेल थ्योरी का क्या कहना है, ये लिख देंगे। उसके बाद में आप सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बना के आप सभी नाम को ऐसे दर्शा देंगे। फिर आप सेल का फंक्शन लिख देंगे कि क्या करता है, सपोर्ट करता है और एक बॉडी की स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, सेल डिवीजन ही ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। अलाउ टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, क्या करता है, सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट करता है। सेल के अंदर और बाहर, एक सेल से दूसरे सेल में जो सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट है उसको करता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, सेल ही है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है सभी की सभी काम सेल के द्वारा ही हो रहा है। एवरी फंक्शन, ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सारे फंक्शंस सेल के द्वारा ही हो रही हैं। तो आप सेल का फंक्शन लिख देंगे। उसके बाद में आप एक एक ऑर्गन उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक